Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing good. तो बच्चा ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते किसे हैं, किसी भी कंपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है। साथ ही फाइनेंशियल प्लानिंग भी हम लोगों ने उसी वीडियो में कंप्लीट कर लिया था कि फाइनेंशियल प्लानिंग किसे कहते हैं, उसका क्या रोल है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये सारी बेसिक चीजें हम लोगों ने हमारे पार्ट 1 में डिस्कस कर ली थी। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, पहले वो वीडियो देखो, देन इस वीडियो पर आना। अब बच्चा आज की वीडियो के अंदर हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, 3 मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस। देखो, किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फर्म के फाइनेंशियल मैनेजर को 3 मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होते हैं। कौन कौन से 3 मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होते हैं बच्चा? फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकेंड है फाइनेंसिंग डिसीजन एंड थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन। क्या समझे? किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर को 3 बड़े बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होते हैं। कौन कौन से? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस। नाम याद रखना। अब 1 बाय 1 पहले मोटा मोटा समझ लो, देन इनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो ये सोचता है कि जो फर्म के फंड्स हैं, जो फर्म की मनी है, उसे कहाँ इन्वेस्ट करे, उसे कहाँ लगाए। फॉर एग्जाम्पल, कौन से फिक्स्ड एसेट्स के अंदर उस मनी को इन्वेस्ट करे, कौन कौन से करंट एसेट्स खरीदे, कौन से प्रोजेक्ट के अंदर उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ उस पैसे को लगाना है, उसका एलोकेशन कहाँ खर्च करना है, उस मनी को, उस फंड को। ये सारे डिसीजंस को बोला जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि पैसे को कहाँ लगाना है। सेकंड है फाइनेंसिंग डिसीजंस। देखो, किसी भी फर्म, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। फाइनेंस यानी मनी की रिक्वायरमेंट होती है, फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। और वो फंड्स वो कहाँ से ले, कहाँ से आए भाई वो फंड्स, कहाँ से मार्केट से फंड्स आ रहे हैं? बैंक से बोरो कर रहे हैं, शेयर्स इशू करके पैसा आ रहा है, लोन लिया जा रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है। तो भाई कहाँ पैसे को लगाना है, वो कौन से डिसीजन है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बट पैसा आएगा कहां से, मनी आएगी कहां से? डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, खुद की सेविंग्स लगाई जा रही है, पैसा एग्जैक्टली आ कहां से रहा है। वो सारे डिसीजंस किसके अंदर आते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजंस। और लास्ट है बच्चे डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड डिसीजंस थोड़ा सा ध्यान से समझना। जब फर्म भाई कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करी फर्म ने, ठीक है भाई, समझ में आ गया। फर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए फर्म को पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, वो पैसा कहीं ना कहीं से अरेंज करती है। अब भाई जब उसने इन्वेस्टमेंट कर दी तो फर्म को प्रॉफिट्स तो जनरेट होते हैं या नहीं होते? भाई प्रॉफिट्स जनरेट होते हैं। इस प्रॉफिट का फर्म, इस प्रॉफिट का कंपनी करती क्या है? तो बच्चे मैंने पहले ही भी बताया है, कंपनी को इस प्रॉफिट की 3 चीजें करनी होती हैं। क्या क्या? पहले तो कंपनी क्या करती है? टैक्स देती है सरकार को, तो वो हो गया टैक्सेशन, ठीक है। फिर जो पैसा बचता है उसे कंपनी क्या करती है? अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। क्या देती है? डिविडेंड। फिर जो पैसा बचता है उसे कंपनी अपने पास में रखती है, अपने ही पास में रख रही है, जिसे बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या कहते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स। एक बार दोबारा समझाती हूं कि भाई ठीक है, फाइनेंस कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करा, मनी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करा, कहीं ना कहीं से मनी का जुगाड़ करा, कहीं ना कहीं से मार्केट से पैसा उठाया हम लोगों ने। अब हमारी फर्म को प्रॉफिट्स हुए तो उस प्रॉफिट का फर्म क्या करेगी? तो बच्चे उससे 3 चीजें करी जाती है। पहला है टैक्सेशन, भाई सरकार को दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया। फिर जो पैसा बचता है उसे इक्विटी शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड पे किया जाता है। और फिर जो पैसा बचता है उसे कंपनी अपने ही पास में रखती है, इकट्ठा करके रखती है, ताकि फ्यूचर में कभी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो इसी पैसे से कंपनी इन्वेस्ट कर सके। इसे बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। तो जो लास्ट डिसीजन है भाई, टैक्सेशन पर तो कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है, ये तो कौन डिसाइड करती है? गवर्नमेंट। बट इन दोनों पर तो कंपनी का कंट्रोल है ना, कि कितना शेयर होल्डर्स को इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड देना है, कितना कंपनी को खुद के पास में रिटेन करके रखना है। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर डिविडेंड ज्यादा दे दिया तो खुद के पास में कम रखना पड़ेगा, बचेगा ही नहीं। अगर डिविडेंड कम दिया तो कंपनी खुद के पास में ज्यादा रख सकती है। तो ये सारे डिसीजंस किस में आते हैं? डिविडेंड डिसीजंस में। तो ये तो मैंने बेसिक समझा दिया। अब इनके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट डिसीजन कौन सा है बच्चे? हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसके और नाम याद रख लो। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का दूसरा नाम है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या कहते हैं इसे?
कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और अभी बताया था इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, पैसे को कहाँ लगाना है, कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, कौन से फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्ट करना है, कौन से करंट असेट्स खरीदने हैं। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं वेयर टू इन्वेस्ट फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल को कहाँ खर्च करें, जो फर्म का मनी है, फर्म के फंड्स हैं, उसे कहाँ खर्च करें। तो फर्स्ट डिसीजन कौन सा है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा नाम क्या है इसका, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, यानी कि वेयर टू इन्वेस्ट फिक्स्ड कैपिटल। ध्यान से समझना, दिस डिसीजन मीन्स केयरफुल सिलेक्शन ऑफ असेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म्स। इस डिसीजन का मतलब क्या है भाई, फर्म के पास में बहुत ऑप्शन होते हैं, अ फर्म हैज मेनी ऑप्शंस टू इन्वेस्ट देयर फंड्स, बट फर्म हैज टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट विच विल ब्रिंग मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द फर्म, एंड डिसाइडिंग और सिलेक्टिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजल इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। किसी भी फर्म के पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, प्रपोजल ए है, प्रपोजल बी है, प्रपोजल सी है कि भाई इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दे, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दे, ए में कर दे, बी में कर दे, सी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दे। फर्म के पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे असेट्स हैं जहां पर वो अपने फंड्स को खर्च कर सकती है, अपने पैसे को लगा सकती है। बट किसी भी फर्म को बहुत ही केयरफुली डिसाइड करना पड़ता है, एसेट सिलेक्ट करने पड़ते हैं कि कौन से एसेट के अंदर अपनी मनी को इन्वेस्ट किया जाए, और इसी डिसीजन को बोला जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दोबारा बताती हूं, दिस डिसीजन मीन्स केयरफुल सिलेक्शन ऑफ असेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म्स। इस डिसीजन का मतलब क्या है कि असेट्स को केयरफुली सिलेक्ट करो कि कौन से असेट्स के अंदर कंपनी अपने फंड्स को इन्वेस्ट करने वाली है, अपने फंड्स को लगाने वाली है। अ फर्म हैज मेनी ऑप्शंस, किसी भी फर्म के पास में बहुत ऑप्शंस होते हैं अपने फंड्स को लगाने के लिए, बट फर्म हैज टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट। बट किसी भी फर्म को सबसे अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट सोचनी पड़ती है कि भाई यहां पर इन्वेस्ट करो, यहां पर पैसा लगाओ, यहां से हमें मैक्सिमम बेनिफिट होगा, मैक्सिमम फायदा होगा। और इसी डिसीजन को बोला जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि वेयर टू इन्वेस्ट फिक्स्ड कैपिटल। आती है बातें समझ में? अब ध्यान से देखना, द फर्म इन्वेस्ट इट्स फंड्स इन बोथ फिक्स्ड एज वेल एज करंट असेट्स। बच्चा, कोई भी फर्म अपने पैसों को, अपने फंड्स को फिक्स्ड असेट्स पे भी खर्च करती है। फिक्स्ड असेट्स का मतलब क्या है, लैंड खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद ली, मशीनरी खरीद ली, एक प्लांट इंस्टॉल करवा दिया, किसी बड़े प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, जैसे रिलायंस ने जियो लॉन्च करा, तो ये क्या है, नया प्रोजेक्ट, तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है। इस तरह की इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। करंट असेट्स में भी इन्वेस्टमेंट करी जाती है, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक खरीद के रख लिया, ये क्या है, करंट असेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है। व्हेन डिसीजंस रिगार्डिंग फिक्स्ड असेट्स इज टेकन, बट जब फिक्स्ड असेट से रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लिए जा रहे हैं, फिक्स्ड असेट से रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं, करंट असेट्स की बात नहीं कर रही हूं मैं यहाँ पर, उसे बोला जाता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या कहते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। आती है बातें समझ में? तो बच्चा, अब ये जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्कोप है? एक ही बात है, इंपॉर्टेंस कह दो चाहे स्कोप कह दो। पहला है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। बच्चे, जब आप किसी फिक्स्ड असेट में इन्वेस्टमेंट करते हो, फॉर एग्जांपल रिलायंस ने जब जियो के अंदर इन्वेस्टमेंट करी, या फिर कोई भी कंपनी अगर किसी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करती है, किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उस पर कंपनी की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो डिपेंडेंट होती है। बच्चे, जब हम कहीं किसी बड़ी चीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे जो हमें रिटर्न मिलने लगता है, उससे जो हमें प्रॉफिट मिलने लगता है, वो इमीडिएटली नहीं मिल जाता, इट टेक्स टाइम, सालों लगते हैं। तो बच्चा, इस डिसीजन पर हमारी फर्म की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन ने, किसी XYZ, किसी भी पर्सन ने किसी स्कूल पर इन्वेस्ट कर दिया, कोई स्कूल खोल दी बहुत ही बड़ी सारी, तो बच्चे वो स्कूल तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स देगा। वो स्कूल को हो सकता है चलने में भी 4-5 साल लग जाए, और जब वो 4-5 साल बाद में चले तो वो एक अच्छा खासा रिटर्न दे। तो जो फर्म की लॉन्ग टर्म की ग्रोथ है वो उसके कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, यानी कि उसके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जो फर्म फिक्स्ड असेट्स पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, उन पर डिपेंड करती है। सेकेंड है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व्ड। भाई, अगर आप फिक्स्ड असेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी बड़ी मशीनरी के अंदर, किसी बड़े प्लांट पर, किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो, तो उसके अंदर ह्यूज पैसा इन्वॉल्व है आपका, बहुत ही लार्ज अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वहां पर आप लाखों करोड़ों में खेल रहे हो, तो वही यहाँ पर हम लोग बड़े अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करते हैं। डेफिनेटली अगर इन्वेस्टमेंट बड़े अमाउंट की है तो बहुत ही ज्यादा रिस्क होगा।
रिस्क क्यों होगा? क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बड़े अमाउंट की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट हमें लंबे समय में मिलेगा। ऐसा नहीं कि भाई पैसा लगाया, आज मैंने पैसा लगाया, आज मैंने इन्वेस्टमेंट करी, कल मेरे पास में रिटर्न आ गया। भाई ऐसा नहीं होता, रिटर्न आने में सालों लग जाते हैं। तो वहां पर बहुत ही ज्यादा रिस्क है, बहुत ज्यादा आपने पैसा इन्वॉल्व कर रखा है। हो सकता है कल को हमारी इन्वेस्टमेंट डूब जाए, जहां पर हम लोगों ने पैसा लगा रखा है वो कंपनी डूब जाए, या फिर हमारा वो प्रोजेक्ट फेल हो जाए, प्रोजेक्ट वर्क ही ना करे। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रिस्क है, क्योंकि आपने बहुत ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट लगा रखा है, प्लस आपको रिजल्ट जो है वो इमीडिएटली नहीं मिल रहा, रिजल्ट को आने में टाइम लग रहा है। इरिवर्सिबल डिसीजन, भाई इस डिसीजन को आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर आप एक ह्यूज अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर चुके हो। वो अमाउंट एक बार अगर आपने लगा दिया, एक बार अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। लौट कर कैसे आएगा? अगर हाँ आपका इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल रहे, फ्यूचर में प्रॉफिट्स हो, तो भाई प्रॉफिट्स के तौर पर आपके पास में आपका अमाउंट आता जाएगा। बट अगर कुछ गड़बड़ हो गई, भाई आपकी इन्वेस्टमेंट फेल हो जाए, वो प्रोजेक्ट फेल हो जाए, जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया था वो कंपनी डूब जाए, इन दैट केस आप अपना ह्यूज अमाउंट जो आपने पैसा खर्च करा है वो वापस नहीं पा सकते। तो ये इरिवर्सिबल डिसीजन है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए अगर कंपनी किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही है तो बहुत ही सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि इस डिसीजन को कंपनी बार बार बदल नहीं सकती, और इस डिसीजन पर कंपनी की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो टोटली डिपेंडेंट है। अफेक्ट द फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म, बिल्कुल इससे कंपनी की फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी भी इफेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने एक प्रोजेक्ट आया, कोई भी प्रोजेक्ट है, कुछ भी बनाने का प्रोजेक्ट है, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। तो भाई दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो हो सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत बहुत रिच बना दे, मेरे बिजनेस को बहुत ऊपर लेकर चले जाए, तो भाई इससे मेरी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी अफेक्ट हो रही है। या फिर हो सकता है ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल ना रहे, ऐसी मेरे पास में टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकूं, तो ये मेरी फर्म को, मेरी ऑर्गेनाइजेशन को डुबा भी सकता है। तो इससे हमारी जो फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी है वो टोटली डिपेंडेंट है। तो ये क्या है? स्कोप है, इंपॉर्टेंस है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस की, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की। अब बच्चे ये तो समझ में आ गया, बट इन्वेस्ट करते टाइम हमारे माइंड में कौन कौन सी चीजें होती हैं? अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे माइंड में कौन कौन सी चीजें होती हैं? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं? पहला है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। क्या है? कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्रोजेक्ट ए के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, मैंने पैसा लगा दिया। अब भाई इस प्रोजेक्ट ए में पैसा इन्वेस्ट करा है, तो भाई कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो करना होगा, इसकी कोई कॉस्ट तो आएगी डेफिनेटली। मैं अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ, या फिर मैंने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, तो भाई उसके लिए मेरी कोई डेफिनेटली कॉस्ट तो लगेगी, मेरी एक ऑपरेशनल कॉस्ट तो आएगी। तो क्या मेरी फर्म की इतनी औकात है, क्या मेरी फर्म के पास में इतने कैश इनफ्लोज हैं, क्या इतना कैश आ पा रहा है कि मैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉस्ट को बियर कर सकूं? तो अगर कभी भी फर्म किसी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करती है, तो फर्म ये भी देखती है कि भाई उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो कॉस्ट है, कुछ भी अगर मुझे प्रोडक्ट बनाना है, तो भाई उससे रिलेटेड कॉस्ट को मैं बियर कर सकती हूँ क्या? इतना तो मेरे पास में कैश का इनफ्लो है ना, इतनी तो मेरे पास में हर महीने हर साल कैश आ रहा है ना, कि इसके खर्चे में निकाल सकूं। सेकंड है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बेटा अगर कभी भी फर्म किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करती है, कहीं पर भी पैसा लगाती है, तो बेसिकली क्यों लगाते हैं हम? इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? ताकि फ्यूचर में हमें उस चीज से क्या हो सके? रिटर्न मिल सके, कुछ फायदा हो सके। तो फर्म ये देखती है कि भाई कितना रिटर्न मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फर्म के पास में दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक है प्रोजेक्ट ए और एक है प्रोजेक्ट बी। दो प्रोजेक्ट्स फर्म के पास में है। प्रोजेक्ट ए से उसे रिटर्न मिलेगा 10% का, प्रोजेक्ट बी से उसे रिटर्न मिलेगा 15% का। तो ऑब्वियस ही बात है, फर्म जो है वो प्रोजेक्ट बी सिलेक्ट करेगी, क्योंकि यहां पर उसे रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। तो सेकंड जो फैक्टर है वो क्या है कि कितना रिटर्न मिलने वाला है। हम लोग वहीं अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जहां से हमें रिटर्न ज्यादा मिले। थर्ड है भाई रिस्क इन्वॉल्व। ये देख लो कि रिस्क कम किस में है। हो सकता है इसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा हो, इसके अंदर रिस्क कम है। यहाँ पर रिस्क क्या है? बहुत ही ज्यादा है, पैसे के डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर रिस्क क्या है? कम है। भाई मुझे लग रहा है यहाँ पर पैसा इजीली डूबेगा नहीं, तो फर्म उस जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट करती है जहां पर रिस्क कम है। तो रिस्क भी हम लोग देखते हैं। लास्ट है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। भाई ये देख लिया कि हमारे ऑपरेशनल कॉस्ट, उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो कॉस्ट है वो बियर करने के लिए हमारे पास में कैश है या नहीं है, कैश इनफ्लो होता है या नहीं होता हर साल हर महीने रेगुलरली। हम लोगों ने ये देख लिया भाई रिटर्न कितना मिलेगा, रिस्क कितना है, जिसमें कम रिस्क है उसमें मैं इन्वेस्ट करूंगी, जिसमें ज्यादा रिस्क है उसमें मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगी। लास्ट है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे।
फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रोजेक्ट बी सिलेक्ट तो कर लिया, ठीक है, मैंने प्रोजेक्ट बी सिलेक्ट कर लिया कि भाई मैं प्रोजेक्ट बी पर पैसा लगाऊंगी, यहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगी, बट साथ साथ में मैं ये भी देखूंगी कि भाई इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए मेरे पास में अच्छी खासी लेबर है या नहीं है। हो सकता है ऐसी मेरे पास में टेक्नोलॉजी ही अवेलेबल ना हो जिससे मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकूं, तो मैं देखूंगी इस प्रोजेक्ट पर काम करने लायक मेरे पास में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं, मेरे पास में ऐसी लेबर अवेलेबल है या नहीं, मेरे पास में इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए सफिशिएंट मशीनरी या फिर एडवांस्ड लेवल की टेक्नोलॉजी वाली मशीनरी अवेलेबल है या नहीं। तो ये सारी चीजें भी देखी जाती है। भाई इससे काम नहीं चलेगा कि खर्च निकाल पा रहे हैं क्या प्रोजेक्ट के या नहीं निकाल पा रहे, इससे काम नहीं चलेगा सिर्फ कि रिटर्न कितना मिलेगा, रिस्क कम है या ज्यादा। हमें ये भी देखना है भाई अगर किसी प्रोजेक्ट में हम पैसा लगा रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमारे पास में लेबर है या नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जो पर्टिकुलर लेबर है, हमारे जो पर्टिकुलर एम्प्लॉइज हैं, वो किसी एक चीज में तो परफेक्ट होते हैं बट कोई दूसरा काम नहीं कर पाते, तो यहाँ पर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी वाला काम हो कि ये लेबर कर ही नहीं सकती, हमारे पास में उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड मशीन्स भी अवेलेबल है या नहीं है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो हम सोचते हैं, जो हम दिमाग के अंदर सोचते हैं कि भाई इस पर प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने से पहले हम लोग इन सारी चीजों को सोचते हैं, ये सारे वो फैक्टर्स है। तो बच्चे ये हो गया हमारा फर्स्ट डिसीजन कंप्लीट, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब सेकंड कौन सा डिसीजन है बच्चा हमारे पास में, फाइनेंसिंग डिसीजन, कि पैसा कहां से लेकर आए। अभी तो हम लोगों ने क्या देखा कि फंड्स को कहां लगाएं, पैसे को कहां खर्च करें, मनी को कहां खर्च करें, कौन सी जगह इन्वेस्ट करें, फिक्स्ड असेट में इन्वेस्टमेंट करें, कौन से प्रोजेक्ट में करें, करंट असेट्स में करें। ये है भाई फंड्स लेकर कहां से आए, फ्रॉम विच सोर्स फाइनेंस और कैपिटल टू बी रेस्ड, कौन से फंड से, कौन से सोर्सेज से हम लोग फाइनेंस यानी कि कैपिटल को रेस कर सकते हैं, कहां से हम लोग मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। तो द सेकेंड इंपॉर्टेंट डिसीजन which finance manager has to take is deciding source of finance। जो सेकंड इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन है, फर्स्ट हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वो ये है कि फाइनेंशियल मैनेजर ये सोचता है कि वो कौन से सोर्सेज से फाइनेंस अरेंज करे, कौन से सोर्सेज से मनी अरेंज करे। भाई खुद के पास ही इतना पैसा नहीं होता कि सारा पैसा खुद का ही लगा दिया, खुद के पास में आपके पास में कितना होगा, करोड़ रुपए होंगे, बट ह्यूज अमाउंट में फंड्स चाहिए होते हैं कंपनी चलाने के लिए, तो वो फंड्स कहां से रेस करे। तो बच्चा ये जो सोर्सेज हैं इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है। एक होते हैं ओनर्स फंड्स, ओनर्स फंड से आप मनी रेस कर सकते हो, फंड्स रेस कर सकते हो, और एक होता है बोरोड फंड्स। इन्हें दोनों को समझ लो, पहले नाम याद रखना। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब फ्रॉम विच सोर्स फाइनेंस और कैपिटल टू बी रेस्ड, कि कौन से सोर्स से मनी, फाइनेंस, कैपिटल, फंड जो है वो उठा सकती है, कंपनी उठा सकती है। और इन सोर्सेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है। पहली कैटेगरी क्या है, ओनर्स फंड, और दूसरी कैपिटल क्या है, बोरोड फंड्स। ध्यान से समझना, अगर कंपनी कभी डिबेंचर्स इशू करती है, ठीक है, या फिर बॉन्ड्स इशू करती है, या फिर बैंक से किसी तरह का कोई लोन ले लेती है, या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से किसी तरह का लोन ले लेती है, तो बच्चे डिबेंचर्स भी क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, बॉन्ड्स के लिए भी अपना इंटरेस्ट बनता है, लोन पर भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है तो भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, प्लस इस अमाउंट को भी रिटर्न करना पड़ता है, जो भी मैच्योरिटी है, 3 साल, 10 साल, 15 साल, जितने भी साल बाद में ये डिबेंचर्स का अमाउंट, बॉन्ड्स का अमाउंट, लोन का अमाउंट को भी रिटर्न करना है, साथ साथ में आपको इंटरेस्ट भी देना है। ये सब चीजें किसके अंदर आती हैं, बोरोड फंड्स के अंदर। किसके अंदर आती हैं, बोरोड फंड्स के अंदर। समझ गए, ठीक है। वहीं अगर मैं कहती हूँ कंपनी अपनी रिटेन अर्निंग्स में से निकाल ले, भाई रिटेन अर्निंग्स तो खुद का ही पैसा है, मैंने बताया था ना कि कंपनी प्रॉफिट्स में से टैक्स देती है, डिविडेंड देती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और बचे हुए पैसे को अपने पास में रखती है ताकि फ्यूचर के अंदर इस पैसे को इन्वेस्ट कर सके, उसे बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। भाई खुद का पैसा अगर कंपनी यूज कर रही है, खुद का रिटेन किया हुआ, खुद का रखा हुआ, तो इस पे थोड़ी ना इंटरेस्ट देगी। हम अगर हमारे ही गुल्लक में से पैसा निकाल के यूज में ले रहे हैं तो थोड़ी ना उसमें इंटरेस्ट डालेंगे, इंटरेस्ट तो तब देंगे जब किसी आउटसाइडर से हमने पैसा लिया है। तो रिटेन अर्निंग्स कंपनी की खुद की है, या फिर कंपनी की शेयर कैपिटल, कंपनी की शेयर कैपिटल यानी कि इक्विटी शेयर से जो कंपनी ने पैसा उठाया है, कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू करे, कौन से शेयर्स इशू करे, इक्विटी शेयर्स इशू करे,
और कंपनी के पास में मार्केट से पैसा आया, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या कहलाते हैं, कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं। तो अगर कंपनी की शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स की हम बात करते हैं तो ये सोर्सेस कौन से हैं, ओनर्स फंड है, क्योंकि रिटेन अर्निंग्स खुद की अर्निंग्स हैं, और इक्विटी शेयर होल्डर्स जिनके पास में हमारे इक्विटी शेयर्स हैं वो कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं। और ओनर्स कभी भी अपने पैसे को रिटर्न नहीं मांगते, ना उस पर डिविडेंड मांगते। वो कहते हैं कि भाई प्रॉफिट हो तो हमें डिविडेंड देना, प्रॉफिट ना हो तो हमें डिविडेंड मत देना। इसे बोला जाता है ओनर्स फंड। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में फाइनेंशियल मैनेजर ये सोचता है, ये दिमाग लगाता है कौन से सोर्स से फाइनेंस अरेंज करे, ओनर्स फंड से करे यानी कि रिटर्न अर्निंग्स में से पैसा निकाले, इक्विटी शेयर्स इशू करे, या फिर बोरोड फंड से पैसा रेस करे, डिबेंचर्स इशू करके, बॉन्ड्स इशू करके, लोन लेके। तो अब इसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। पहला है भाई कॉस्ट। ऑब्वियस ही बात है, जहां से पैसा अरेंज करने की कॉस्ट ज्यादा आ रही है हम उस चीज से पैसा नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर्स इशू करवाने से पैसा आ रहा है, ठीक है, यहां से हम पैसा अरेंज कर सकते हैं, बट उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। लोन अगर बैंक से ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, कॉस्ट ज्यादा है। तो भाई जिस भी सोर्स की कॉस्ट ज्यादा है उस सोर्स से हम पैसा नहीं उठाते, हम उस सोर्स से पैसा उठाते हैं जिसकी कॉस्ट कम है। तो पहला डिसीजन क्या है, कॉस्ट। हम देखेंगे कॉस्ट ज्यादा है वहां से पैसा अरेंज नहीं करेंगे, जहां पर कॉस्ट कम है वहां से हम लोग पैसा अरेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर बोरोड फंड से आप पैसा उठा रहे हो तो वहां पर आपको डेफिनेटली इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, कॉस्ट आपकी ज्यादा आएगी, तो यहां से आप पैसा नहीं उठाओगे। ठीक है, आप किसके पास में जाओगे, ओनर्स फंड के पास में। सेकेंड है रिस्क। भाई रिस्क में भी बात समझ में आती है। रिस्क इसलिए कि अगर बोरोड फंड से आप पैसा उठा रहे हो तो आपको डेफिनेटली इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे आपकी इनकम हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो आप रिस्क देखोगे। अगर आप रिस्क बियर करना चाहते हो कि भाई ठीक है कोई बात नहीं हम रिस्क बियर कर सकते हैं तो ले लो बोरोड फंड से, कौन मना कर रहा है। बट अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप सोचते हो यार रिस्क नहीं ले सकते भाई क्या पता प्रॉफिट हो या ना हो, तो फिर आप बोरोड फंड से पैसा मत लो, क्योंकि यहाँ पर तो आपको इंटरेस्ट कंटिन्यू देना पड़ेगा। आप किसके टूवर्ड्स जाओ, ओनर्स फंड के पास। थर्ड है कैश फ्लो पोजीशन। कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन देखो, अगर कंपनी के पास में हर महीने हर साल एक स्टीडी और स्मूथ कैश का इनफ्लो हो रहा है, एक रेगुलर इनकम हो रही है, अगर कंपनी के पास में एक रेगुलर इनकम हो रही है हर महीने हर साल, स्लो एंड सीडी एक आराम से इनकम हो रही है, तो कंपनी सोचती है यार मैं इंटरेस्ट पे कर सकती हूँ आसानी से, तो कंपनी बोरोड फंड से पैसा रेज कर लेगी। बट अगर कंपनी के पास में एक रेगुलर इनकम नहीं हो रही, किसी महीने तो किसी साल तो इनकम हो गई बट किसी साल कंपनी के पास में अच्छी इनकम नहीं हुई, तो कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स, अपने जिससे भी इंस्टीट्यूशन से लोन लिया था, इन्हें इंटरेस्ट पे नहीं कर सकती। इन दैट केस कंपनी कहां से पैसा उठाएगी, ओनर्स फंड से, रिटेन अर्निंग से या फिर शेयर्स इशू करके। फोर्थ है कंट्रोल कंसिडरेशन। भाई अगर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, मैंने क्या कहा, ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, कंपनी के ओनर्स। अगर ये शेयर होल्डर्स सोचते हैं कि भाई हमें तो पूरा का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में ही रखना है, हमें हमारे कंट्रोल हमारी पावर को शेयर नहीं करना, तो भाई फिर कंपनी और शेयर्स इशू नहीं करेगी, क्योंकि अगर और शेयर्स इशू करे तो कंपनी के और शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। ठीक है, और शेयर होल्डर्स बन गए मतलब इन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, शेयर हो जाएगी। तो अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स ओनर्स सोचते हैं कि भाई हमें तो पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में ही रखना है, तो वो और शेयर्स इशू नहीं करेंगे, वो ओनर्स फंड की तरफ नहीं जाएंगे, वो बोरोड फंड से पैसा रेस कर लेंगे। अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स सोचते हैं कि भाई हमें कोई मतलब नहीं है कंट्रोल किसी के भी हाथ में जाए, तो वो और शेयर्स इशू करेंगे, कंपनी के और शेयर होल्डर्स भी बन जाएंगे, आपस में पावर शेयर करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आ रहा है। नेक्स्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट बच्चे, जब हम शेयर्स इशू करते हैं, यहाँ पे लिखा है ना शेयर कैपिटल, जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो बहुत तरह की कॉस्ट लगती है शेयर्स इशू करते हैं तब। फॉर एग्जांपल प्रॉस्पेक्टस छपवाते हैं जिसमें बताते हैं कि कितने शेयर्स हैं, हर शेयर कितने का है, तो वहां पर बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है, फ्लोटेशन कॉस्ट। कई बार हमें अंडरराइटर्स को पे करना पड़ता है, ब्रोकर्स जो दलाल वगैरह होते हैं, जो बीच में मीडिएटर्स होते हैं, उन्हें भी ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ता है। तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि भाई फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, तो फिर हम शेयर कैपिटल से पैसा रेज नहीं करते, हम बोरोड फंड से पैसा रेज कर लेंगे। बट अगर हमें लग रहा है फ्लोटेशन कॉस्ट कम है, हमें अंडरराइटर्स को, ब्रोकर्स को, मीडिएटर्स को, प्रोस्पेक्टस छपाने की कॉस्ट हमारी कम आ रही है, तो फिर हम ओनर्स फंड से पैसा रेज कर लेंगे। नेक्स्ट है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। भाई कंपनी की खुद की ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, अगर वो कॉस्ट ही कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो क्या कंपनी ये जो डिबेंचर होल्डर्स हैं जिनसे लोन लिया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इन्हें क्या टाइम टू टाइम इंटरेस्ट दे देगी? नहीं देगी। भाई आपका खुद का खर्चा ही ज्यादा आ रहा है तो आप इनको इंटरेस्ट कैसे दोगे?
तो अगर कंपनी की खुद की ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो कंपनी इंटरेस्ट पे करने में सक्षम नहीं रहेगी, कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं कर सकती, तो वो बोरोड फंड से फंड्स रेज नहीं करेगी। तो कंपनी या तो रिटेन अर्निंग्स में से निकालेगी या फिर इक्विटी शेयर्स इशू करेगी, यानी कि वो किस पे डिपेंडेंट होगी, ओनर्स फंड पे। वहीं कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आ रही है, उसे लग रहा है कि वो इंटरेस्ट पे कर सकती है आराम से लोन पर, डिबेंचर्स को, तो कंपनी बोरोड फंड से पैसा रेज कर लेगी। लास्ट है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट की कैसी स्टेट है भाई, दो स्टेट्स की मैं बात करती हूँ। एक तो बूम, जब इकोनॉमी एकदम मस्त चल रही है, लोगों के पास में एकदम बढ़िया पैसा है, बूम का टाइम है, इकोनॉमी एकदम बढ़िया चल रही है, लोगों के हाथ में खूब पैसा है, ऐसे केस के अंदर लोग आराम से शेयर्स खरीदते हैं। ठीक है, शेयर्स खरीदते हैं तो कंपनी भी ठीक है शेयर्स इशू करेगी, मतलब कौन से सोर्स की तरफ जा रही है, ओनर्स फंड से पैसा रेज कर रही है। बट इकोनॉमी एकदम डिप्रेशन के अंदर है, लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है। जब लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है तब कौन लोग शेयर्स खरीदेंगे, कोई शेयर्स नहीं खरीदता, वो सोचते भाई शेयर्स में पैसे लगाएंगे तो पैसे डूब और जाएंगे। तो कंपनी इन दैट केस लोन ले लेती है बैंक से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर डिबेंचर्स इशू करती है। मतलब कहां से पैसा रेज करेगी, बोरोड फंड्स से। तो ये कर लिया हम लोगों ने हमारा सेकंड डिसीजन कंप्लीट। तो कौन कौन से कर लिए भाई, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पैसा कहाँ लगाना है डिसाइड करो, फिक्स्ड असेट्स में लगाना है, करंट असेट्स में लगाना है, फिक्स्ड असेट्स में लॉन्ग टर्म के अंदर लगाना है, शॉर्ट टर्म के अंदर लगाना है, सारी चीजें पढ़ ली। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग डिसीजन सेकंड, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि भाई कंपनी कौन कौन से सोर्सेज से पैसा अरेंज करेगी, डेप्ट से करेगी या फिर इक्विटी से करेगी। बच्चे याद रखना, बोरोड फंड्स जो है इन्हें डेप्ट भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, डेप्ट। याद रखना बोरोड फंड्स को क्या कहते हैं, डेप्ट। और ओनर्स फंड का दूसरा नाम है इक्विटी, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताया मैंने, ओनर्स फंड जो है, ओनर्स फंड, इसका दूसरा नाम क्या है, इक्विटी। वहीं जो बोरोड फंड्स हैं इसका नाम क्या है, उधार, यानी कि डेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ध्यान रखना। तो दो डिसीजंस कंप्लीट हो गए हमारे। अब बच्चा जो लास्ट डिसीजन है हमारा, थर्ड डिसीजन, वो है डिविडेंड डिसीजन, जिसे हम लोग बोल सकते हैं एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट को कितना एप्रोप्रिएट तरीके से, कितना अच्छे तरीके से हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करा है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस पार्टीज। फर्म को जो प्रॉफिट होता है बच्चे, वो अलग अलग पार्टीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सारा का सारा प्रॉफिट फर्म खुद नहीं रख लेती, वो प्रॉफिट अलग अलग पार्टीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सच एज क्रेडिटर्स। बच्चे क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनसे हम लोग उधार पर सामान लेकर आए हैं, जिनसे कंपनी ने या फिर जो भी फर्म है उसने उधार पर रॉ मटेरियल लिया है, वो क्रेडिटर्स है, उन्हें पे बैक करना है। ठीक है, एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, वेजेस देनी है, डिबेंचर होल्डर्स को उनका इंटरेस्ट देना है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, उनकी शेयर कैपिटल रिटर्न करनी है। तो जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बहुत सारी पार्टीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे क्रेडिटर्स को उन पे बैक करते हैं, एम्प्लॉइज को सैलरीज और वेजेस देते हैं, डिबेंचर होल्डर्स को उनका इंटरेस्ट देते हैं, शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड देते हैं। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स इज अ फिक्स्ड लायबिलिटी ऑफ द कंट्री। देखो क्रेडिटर्स को जो पे करना है, एम्प्लॉइज को जो पे करना है, डिबेंचर होल्डर्स को जो इंटरेस्ट देना है, ये जो चीजें हैं क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज, डिबेंचर होल्डर्स, इन्हें जो पे करना है वो तो फिक्स्ड है भाई, फिक्स्ड लायबिलिटी है। वो तो प्रॉफिट हो या ना हो, प्रॉफिट ना हो तो आप पिछले साल की सेविंग्स में से निकाल के दोगे, इन्हें तो आपको पे करना ही है। सो दिस डिसीजन इज कंसर्न्ड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड्स। जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें से आपने क्रेडिटर्स को पे कर दिया, आपके एम्प्लॉइज को भी सैलरी और वेजेस दे दी, अपने डिवेंचर होल्डर्स को भी इंटरेस्ट दे दिया। इसके बाद में जो सरप्लस फंड्स बचते हैं उसका क्या करें, द सरप्लस प्रॉफिट इज ईदर डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और कैप्ट असाइड इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था आपको, कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट यानी अब जो सरप्लस बचा है कंपनी के पास में, क्रेडिटर्स को, एम्प्लॉइज को, डिबेंचर होल्डर्स सबको पे कर दिया। अब जब कंपनी के पास में सरप्लस बचता है उसका कंपनी तीन चीजें करती है। सबसे पहला कंपनी क्या कर देती है, सरकार को टैक्स दे देती है, तो ये गया टैक्सेशन के लिए। फिर जो पैसा बचता है उसमें से कंपनी अपने शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या देती है, डिविडेंड देती है। और फिर जो पैसा बचता है उसे कंपनी अपनी ही पास में रख लेती है ताकि फ्यूचर में उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सके ग्रोथ के लिए, जिसे हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो द सरप्लस प्रॉफिट, जो सरप्लस प्रॉफिट, ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा हुआ है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये किसे देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड, या फिर कंपनी अपने पास में रखेगी रिटेन अर्निंग्स के तौर पर, क्योंकि टैक्सेशन तो कंपनी के हाथ में है ही नहीं भाई, ये तो देना ही देना है, ये तो सरकार के हाथ में, सरकार जितना मांगी उतना टैक्स देना पड़ेगा। तो ये दो चीजें कंपनी के हाथ में है कि भाई कंपनी ने अगर डिविडेंड ज्यादा दे दिया इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो कंपनी की रिटेन अर्निंग्स कम हो जाएगी, कंपनी को खुद के पास में कम रखना पड़ेगा।
अगर कंपनी ने डिविडेंड कम दिया तो कंपनी खुद के पास में ज्यादा रख सकती है। तो डिविडेंड डिसीजन के अंदर फाइनेंशियल मैनेजर यही डिसाइड करता है कि डिविडेंड कितना देना है और रिटेन अर्निंग्स कितनी रखनी है। बाकी सब चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डिविडेंड और रिटेन अर्निंग्स से मतलब है। डिविडेंड कितना रखना है और रिटेन अर्निंग्स कितनी रखनी है। डिविडेंड ज्यादा रखोगे तो रिटेन अर्निंग्स कम रखनी पड़ेंगी, डिविडेंड कम दोगे तो रिटेन अर्निंग्स बढ़ जाएंगी। तो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं? पहला है अर्निंग। ऑब्वियस सी बात है, अगर कंपनी की अर्निंग्स ज्यादा है, कंपनी को बढ़िया अर्निंग्स हो रही हैं, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज्यादा देगी। क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो कंपनी का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को खुश रखना। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स कब खुश रहेंगे? जब उन्हें टाइम टू टाइम डिविडेंड मिलेगा। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स खुश रहेंगे, उन्हें टाइम टू टाइम डिविडेंड मिलेगा, तो कंपनी की रेपुटेशन इंक्रीज होगी, कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस इंक्रीज होंगी। तो बहुत ही ऑब्वियस है, अगर कंपनी को अच्छी खासी अर्निंग्स हो रही है तो कंपनी डिविडेंड ज्यादा पे कर सकती है। अगर कंपनी को अर्निंग्स कम हो रही हैं तो कंपनी डिविडेंड भी क्या करेगी? कम पे करेगी। सेकेंड है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। अगर कंपनी की अर्निंग्स स्टेबल है, स्टेबल मतलब ऐसा नहीं कि भाई किसी साल तो बढ़िया अर्निंग्स हो गई, किसी साल बिल्कुल अर्निंग्स नहीं हुई, किसी साल कंपनी लॉस में चले गई। इन दैट केस बेटा कंपनी आराम से डिविडेंड नहीं दे सकती। अगर कंपनी की अर्निंग्स स्टेबल है, स्टेबल मतलब कि ठीक है भाई इस साल 5 लाख की इनकम हो गई, नेक्स्ट ईयर 5.5 लाख की हो गई, नेक्स्ट ईयर 4.5 लाख की हो गई, 6 लाख की हो गई, इतना फ्लक्चुएशन चलता है, लगभग बराबर सी है। तो अगर कंपनी को स्टेबल अर्निंग्स हो रही है, टाइम टू टाइम प्रॉपर अर्निंग्स हो रही है बराबर सी, तो कंपनी के लिए अच्छा है, कंपनी डिविडेंड दे सकती है। बट अगर कंपनी को स्टेबल अर्निंग्स नहीं हो रही, भाई किसी साल तो 5 लाख की अर्निंग्स हो गई, किसी साल 1 लाख की भी नहीं हुई, इन दैट केस कंपनी की अर्निंग्स फ्लक्चुएट हो रही है, स्टेबल नहीं है, इन दैट केस कंपनी डिविडेंड कम देगी। नेक्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन। अगर कंपनी का बिजनेस बढ़िया चल रहा है, कंपनी के पास में टाइम टू टाइम कैश आ रहा है, कैश इनफ्लो अच्छा है, इनफ्लो का मतलब है कैश आ रहा है आराम से, बढ़िया, कंपनी का ऑपरेशंस बहुत ही स्मूथली चल रहे हैं, इन दैट केस कंपनी के पास में अच्छी बात है, कंपनी आराम से डिविडेंड दे सकती है क्योंकि कंपनी के पास में सफिशिएंट कैश अवेलेबल है। बट अगर कंपनी का कैश इनफ्लो अच्छा नहीं है, कंपनी के पास में कैश नहीं आ रहा, इन दैट केस कंपनी डिविडेंड कम देगी। फोर्थ है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है? अगर कंपनी को लग रहा है फ्यूचर के अंदर कंपनी की ग्रोथ हो सकती है, कंपनी को लग रहा है या ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, फ्यूचर के अंदर हम लोग हमारे बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, कोई नए प्रोजेक्ट में पैसा लगा सकते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो भाई कंपनी डिविडेंड कम देगी, कंपनी डिविडेंड कम देगी। क्यों देगी कम? क्योंकि अगर कंपनी डिविडेंड कम देगी तो कंपनी के पास में सरप्लस बचेगा और उस सरप्लस को कंपनी अपने पास में रिटेन करके रखेगी, कंपनी खुद के गुल्लक में डालेगी, खुद के पास ही रखेगी। डिविडेंड कम देगी और रिटेन अर्निंग्स ज्यादा रखेगी, खुद के पास में इकट्ठा करेगी, ताकि फ्यूचर में इस रिटेन अर्निंग से कंपनी इन्वेस्टमेंट कर सके, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा सके, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सके। वही कंपनी को लग रहा है यार कोई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोविड टाइम्स चल रहा है, अभी कहाँ पैसा लगाएंगे, कोई ग्रोथ के चांसेस ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, कंपनी अपने पास में रिटेन नहीं करके रखेगी, अपनी खुद की रिटेन अर्निंग्स कम रखेगी, वो सोचेगी चलो भाई शेयर होल्डर्स को ही खुश रखो, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज्यादा दे देगी। फिर है फिफ्थ स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। भाई कई कंपनीज की पॉलिसी होती है पॉलिसी ऑफ स्टेबल डिविडेंड। क्या पॉलिसी होती है? पॉलिसी ऑफ स्टेबल डिविडेंड। कई कंपनीज की पॉलिसी होती है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी नाराज नहीं कर सकती, वो अपने शेयर होल्डर्स को टाइम टू टाइम हर साल प्रॉपर डिविडेंड देगी, एक स्टेबल डिविडेंड देगी, चाहे कंपनी के पास में अच्छा खासा पैसा है या नहीं है। इन दैट केस कंपनी डिविडेंड देगी ही, अपने पास में रिटेन कम करके रखेगी, भाई पैसे की कमी है तो खुद के पास में कम रखेगी, बट अपने शेयर होल्डर्स को टाइम टू टाइम डिविडेंड देगी। वही कंपनी की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि भाई स्टेबली डिविडेंड देना है, प्रॉफिट हो तो दो, ना हो तो ना दो, तो ठीक है कंपनी डिविडेंड ना ही देगी, अपने पास में ज्यादा रख लेगी, रिटेन करके ज्यादा रखेगी। प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स भी बहुत मैटर करती है। भाई कई बार ऐसा होता है जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो रिटायर्ड लोग होते हैं, या तो रिटायर्ड लोग हैं, रिटायर्ड पर्सन है, ओल्ड मतलब एजेड लोग हैं रिटायर्ड, या फिर कोई मिडिल क्लास पर्सन है। भाई ऐसे लोग बोलते हैं हमें मतलब नहीं है, कंपनी कैसे भी चले, हमें टाइम टू टाइम हमारा डिविडेंड दे दो, ठीक है, हम इस डिविडेंड पर डिपेंडेंट हैं, हम रिटायर हो चुके हैं, हम एंटायरली इस डिविडेंड की इनकम पर ही डिपेंडेंट है, या फिर कोई मिडिल क्लास पर्सन है, बोलते हैं हमें तो हमारा टाइम टू टाइम डिविडेंड चाहिए तभी हम खुश रहेंगे, हमें बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है, तो कंपनी भाई फिर इन्हें डिविडेंड देती है। कंपनी अपने पास में कम रखती है, इन लोगों को ज्यादा देती है। वहीं जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है वो काफी वेल्दी, काफी पैसे वाले लोग हैं, काफी यंग लोग हैं, एक यूथ वाला क्राउड है जो रिस्क लेने को तैयार है, तो भाई ये बोलते हैं ठीक
ठीक है, हमें डिविडेंड से मतलब नहीं है, हमारे पास में ऑलरेडी बहुत पैसा है, हम वेल्दी लोग हैं, हमें डिविडेंड दो या ना दो, आप अपने पास में रिटेन करके रखो, फ्यूचर में जो रिटेन करा हुआ पैसा है किसी अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना। भाई फायदा अल्टीमेटली इन्हें ही होगा, अगर कंपनी ग्रो करेगी तो इनके शेयर्स की प्राइसेस बढ़ेंगी। तो ये लोग बोलते हैं भाई चाहे हमें डिविडेंड कम दे दो, आप रिटेन करके रख लो, ठीक है, ताकि फ्यूचर में इस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें, तो अल्टीमेटली ग्रोथ पूरी कंपनी की होगी, इन लोगों के शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। और रिटायर्ड लोग हैं तो ये डिविडेंड टाइम टू टाइम मांगते हैं। टैक्सेशन पॉलिसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। देखो एक चीज समझना, टैक्सेशन पॉलिसी ये क्या कहती है, जो शेयर डिविडेंड मिल रहा है, जो डिविडेंड मिलता है वो शेयर होल्डर्स को मिलता है। किसको मिलता है? शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो बेटा शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिल रहा है उस पर शेयर होल्डर्स को टैक्स नहीं देना होता। क्या समझे? जो डिविडेंड मिल रहा है शेयर होल्डर्स को, उस पर शेयर होल्डर्स को टैक्स देना नहीं होता, क्योंकि उस पर कंपनी ऑलरेडी टैक्स दे चुकी होती है। तो अगर भाई सरकार टैक्स ज्यादा लेगी तो कंपनी के लिए नुकसान वाली बात है, कंपनी को डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ता है। अगर सरकार टैक्स ज्यादा कर देती है तो कंपनी डिविडेंड कम देगी, क्योंकि कंपनी को डिविडेंड पे बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। वहीं अगर सरकार टैक्स कम लेती है तो कंपनी आराम से लोगों को डिविडेंड दे सकती है, क्योंकि डिविडेंड पर कंपनी को टैक्स देना नहीं पड़ रहा। तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें तो टैक्स देना पड़ता नहीं है। टैक्स किसको देना पड़ता है? कंपनी को देना पड़ता है। अगर कंपनी ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो कंपनी को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, अगर कंपनी कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो कंपनी को कम टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर सरकार को लगता है, कंपनी को लगता है भाई टैक्स बहुत ज्यादा है, तो इन दैट केस कंपनी डिविडेंड कम देती है। कंपनी को लगता है टैक्स कम है, ठीक है भाई चल जाएगा, इन दैट केस कंपनी डिविडेंड खुश होके दे देगी। नेक्स्ट है बेटा लीगल रेस्ट्रिक्शंस। लीगल रेस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है? कई बार कंपनीज एक्ट, या तो कंपनीज एक्ट या फिर कंपनी की खुद की इंटरनल पॉलिसी ये कहती है कि भाई शेयर होल्डर्स को टाइम टू टाइम डिविडेंड दो, इन दैट केस कंपनी को डिविडेंड देना पड़ेगा। और अगर कंपनीज एक्ट या फिर कंपनी की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि भाई डिविडेंड टाइम टू टाइम दो, आप रिटेन करके अपने पास में रख सकते हो, इन दैट केस कंपनी डिविडेंड कम दे देती है। तो अगर किसी तरह का कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन है, कंपनीज एक्ट ये कहता है या फिर कंपनी की कोई इंटरनल पॉलिसी कहती है कि भाई हमें मतलब नहीं है, आप कितना भी रिटेन करो, टाइम टू टाइम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स को खुश रखो, इन दैट केस आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। लास्ट है कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। बेटे इसका मतलब क्या है? कई बार कंपनी को लोन लेना पड़ता है, कई बार कंपनी क्या करती है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, कंपनी इतनी जगह पैसा लगाती है, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो कई बार कंपनी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देता है कि भाई आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, और कर भी रहे हो तो इस लिमिट से ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? बच्चे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये लगता है अगर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती जाएगी तो कंपनी के पास में पैसा कम रहेगा, अगर कंपनी के पास में पैसा कम रहेगा तो कहीं कल को ऐसा ना हो कि कंपनी हमें हमारा जो लोन लिया है वो वाला अमाउंट रिटर्न ही ना कर पाए। तो कई बार ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो कंपनी पर रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आपने हमसे लोन ले रखा है तो आप डिविडेंड या तो ना दो या फिर इस अमाउंट से ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते, ताकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को उनका पैसा पे बैक हो जाए, कंपनी किसी क्राइसिस में ना जाए। तो अगर इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट है, किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन है, इन दैट केस कंपनी डिविडेंड कम देती है। ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो कंपनी आराम से खुल के डिविडेंड दे सकती है। तो आज बच्चे हम लोगों ने इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करा। 3 मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ के। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में अच्छे से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।